नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 4। अभी तक जो है 3 ब्रह्मास्त्र सेट पेपर हो चुके हैं। आज जो है हम चौथे नंबर का सेट करवाने वाले हैं। डेली आपकी क्लास लाइव होती है 8 बजे। थोड़ा सा आज लेट हो गया है ना, तो सेटअप नहीं हो पा रहा था, है ना, तो इस वजह से लेट हो गया। डेली आपकी क्लास 8 बजे होती है। एग्रीकल्चर, कंप्यूटर प्लस यूपी जीके के कंप्लीट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्या कराया जाता है, पूरा सॉल्यूशन कराया जाता है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए सभी लोग। ब्रह्मास्त्र यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए, है ना, ब्रह्मास्त्र सीरीज आपका जो है पार्ट 4 है। जिसने 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो पिछली कक्षा को जाके देख सकता है, ठीक है। और कुछ आज खास लेकर आए हैं इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में या स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। कुछ आपके लिए स्पेशल है, ठीक है, कुछ स्पेशल है। जल्दी से सभी लोग आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ क्या स्पेशल है। आ जाइए सभी लोग, आज कुछ आपके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से, कुछ स्पेशल है। आ जाइए सभी लोग, इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से कर दें ओपन, गिफ्ट ओपन कर दें आपका। चलिए करते हैं, आपका गिफ्ट ओपन करते हैं, ठीक है, गिफ्ट ओपन करते हैं। आपका गिफ्ट रहा इंडिपेंडेंस डे ऑफर। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर अप टू 15% ऑफ 14 टू 21 अगस्त। आपके आज से 21 अगस्त तक आपको जो विजन एग्री एकेडमी के जितने भी कोर्सेस हैं ऐप व वेबसाइट पर, ठीक है, उन पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का? 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। स्पेशली 15% या फिर 50% तो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है, 15% और एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिलेगा आपके लिए। किसका? इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए 15% तक ऑफ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कोड लगाना होगा VAA15। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपको एक कोड लगाना है, कूपन कोड, जिसका जो है नाम है VAA15। VAA15 आप कोड लगाओगे, आपको सभी कोर्सेस पर 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कोड लगाना है VAA15। ये ऑफर जो है आपका 14 से 21 अगस्त 2024 तक है। यही आपका रक्षाबंधन ऑफर है, यही आपका जो है इंडिपेंडेंस डे ऑफर है। स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए। आप सभी देखो, अभी तक हमारा 2500 का सफ़र पूरा हो चुका है। हमारी विजन एग्री एकेडमी परिवार में 2500 सदस्य हो चुके हैं और हम चाहेंगे दिल से कि सभी हमारे सदस्य जो हैं वो कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट हो, ठीक है। तो ये स्पेशल ऑफर है आपका VAA15। इसमें आपकी लाइव क्लासेस में लगा दो, टेस्ट सीरीज में लगा दो, ई बुक में लगा दो, किसी में भी यूज कर लो। VAA15 डालोगे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी 50% डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 15% और एक्स्ट्रा कर दिया, आपको 65% डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट व आपके एप्लीकेशन पे जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका स्पेशल ऑफर है इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। VAA15 कोड लिख लेना, भूल मत जाना। VAA15 कोड लगाना है, तब हमें 15% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि इसमें आपके 60 सेट पेपर मिलने वाले हैं। 40 टॉपिक वाइज रहेंगे और आपके 20 फुल लेंथ रहेंगे। टॉपिक वाइज भी आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि 100 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से दे रहे हैं, एग्रीकल्चर का दे रहे हैं टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरा पैटर्न अपनाया जाएगा। 65 क्वेश्चन आपके कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहेंगे, ठीक। और 20 फुल लेंथ रहेंगे, जिसमें आपके एग्रीकल्चर का मिक्सअप रहेगा, आपका यूपी जीके का मिक्सअप रहेगा, कंप्यूटर का मिक्सअप रहेगा, ठीक। जैसे कि हमने जो है अभी तक सेट पेपर कितने कर लिए, 3 सेट पेपर हमारे हो चुके हैं। आज है हमारा डे 4।
डे 4 ये आपके 60 डे या 60 दिन तक चलने वाले हैं। डे 4 में हमें क्या पढ़ना है, खाद्यान्न मिलेट फसलें या फसल उत्पादन में उससे संबंधित क्वेश्चन, इनपुट व आउटपुट डिवाइस एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आज के सेट पेपर में रहेंगे। आज का कौन सा है, डे 4 है। डे 5 में दलहनी फसलें फसल उत्पादन से, आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग व ईमेल आईडी की को बनाना, ईमेल आईडी का प्रयोग संचालन और उत्तर प्रदेश का परिचय, ये आपका डे 5 में रहने वाला है। ठीक, तो ये आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। विजन एग्री एकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और साथ में साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास। इस पर भी 15% डिस्काउंट है आपका। आपकी जो ई बुक्स है या टेस्ट सीरीज है, इस पर भी 15% डिस्काउंट, और आपके ई बुक है इन पर भी 15% डिस्काउंट। ठीक है, तो इस बार स्पेशल ऑफर इंडिपेंडेंस डे पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 15% डिस्काउंट। ठीक है, चलते हैं अपने सेट पेपर की ओर। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा प्रमोशन। ठीक, अब चलते हैं अपने सेट पेपर की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, डे 4 है आपका, प्रैक्टिस सेट 4 है। डे 4 प्रैक्टिस सेट 4। गुड इवनिंग कीर्ति जी। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, व्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए केला, बनाना, बाजरा, ज्वार, धान। ब्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है? आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। प्रभात, डॉक्टर अमित तिवारी, कीर्ति, आंसर कीजिए ए, बी, सी या डी। क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? आपका ब्यूसनिंग प्रक्रिया है किस में अपनाई जाती है? तो पहले तो समझ लीजिए ब्यूसनिंग क्या होता है। ब्यूसनिंग नॉर्मली क्रॉस प्लाउइंग है, आड़ी तिरछी जुताई। किस में की जाती है ये भी मैं बता दे रहा हूं, धान के अंदर की जाती है। डी धान, बिल्कुल सही। रविकांत चौहान सी लिख रहे हैं, सी नहीं होगा आंसर। यहाँ पर आंसर होगा डी, आपका जो है धान। धान में जो है खड़ी फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए आड़ी तिरछी जुताई की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यूसनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्यूसनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी धान सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, धान की पानी की आवश्यकता एमएम में क्या है? 1100 mm, 1250 mm, 1000 mm या 800 mm। धान की पानी की आवश्यकता या वाटर रिक्वायरमेंट क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट आप बता दीजिए क्या है धान की। कौशल किशोर धान, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इंडिपेंडेंस ऑफर VAA 15 लगाना है, कूपन कोड 15% डिस्काउंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंस डे ऑफर आपके लिए। कीर्ति सी आंसर कर रही हैं, 1000 mm। और भाई जल्दी से लिखो, इंद्रपाल सिंह 1250 mm, बिल्कुल सही इंद्रपाल जी। यहाँ पर जो धान के लिए पानी की आवश्यकता होती है वह कितनी होती है? 1250 mm होती है। ठीक है, रविकांत चौहान जी 1250 कर रहे हैं। कौशल किशोर, ए नहीं होगा, कौशल किशोर 1250 आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में लिखित में से कौन सा चावल का परिवार है? पोएसी, लेग्यूमिनेसी, ग्रेमनी, ए और सी दोनों। ये क्वेश्चन सोच समझ कर करना, ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा चावल का परिवार है, कुल है? चावल किस कुल का पौधा है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। रेसु देवी, श्री बी लिख रही हैं, बी नहीं होगा आंसर श्री जी। प्रभात डी लिख रहे हैं, अमित तिवारी डी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, क्योंकि पोएसी या ग्रेमनी दोनों परिवार से, या फिर कहें ग्रेमनी कुल को पोएसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही आंसर हो जाता है। ठीक, ए और सी दोनों सही आंसर हो जाता है, क्योंकि आपका चावल जो है पोएसी या ग्रेमनी कुल में आता है। ठीक, तो ए और सी दोनों आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कौन सा चावल केवल पश्चिम अफ्रीका में उगता है? ओराइजा ग्लेबिरिमा, ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज। यहाँ पर देखो, जियामेज आपका मक्का का बॉटनिकल नेम है। ठीक, और आपका जो है ट्रिटिकम एस्टिवम जो है आपका गेहूं का है।
आरपी सिंह, जल्दी से आंसर कीजिए। कुलवीर सिंह डी, इसका आंसर क्या होगा? जो पश्चिम अफ्रीका या फिर कहें वेस्टर्न वेस्ट अफ्रीका में जो उगाया जाता है वह कौन सा है? पश्चिम अफ्रीका में उगाया जाने वाला धान कौन सा है? ए सभी एक है। ओराइजा ग्लेबिरिमा, बिल्कुल सही। ओराइजा ग्लेबिरिमा पश्चिम अफ्रीका में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां प्रश्न है, चावल के पुष्प क्रम को किस नाम से जाना जाता है? पेनिकल, एरो, एक्जिलरी या हेड? आपका जो चावल का पुष्प क्रम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? आशीष कुमार, कुलवीर सिंह, अमित तिवारी, आंसर कीजिए। आरपी सिंह, फ्यूचर टीचर, हम ललितपुर उत्तर प्रदेश से लाइव हैं। आरपी सिंह जी पूछ रहे हैं आप कहाँ से लाइव हैं? हम ललितपुर उत्तर प्रदेश से लाइव हैं। रविकांत चौहान ए आंसर कर रहे हैं पेनिकल, जो कि बिल्कुल सही है। चावल का पुष्पक्रम क्या होता है बच्चों? पेनिकल होता है। क्या होता है आपका? पेनिकल होता है। ठीक, पेनिकल। चावल का पुष्पक्रम क्या होता है? पेनिकल होता है। एरो किसका होता है बता दीजिए? एरो आपका गन्ना का होता है। गन्ना का क्या होता है? एरो होता है। गन्ना का क्या होता है बच्चों? एरो होता है। एक्जिलरी किसका होता है? कपास का होता है। किसका होता है बच्चों? कपास का होता है। हेड किसका होता है? सूरजमुखी का होता है। किसका होता है? सूरजमुखी का होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है पेनिकल धान का, एरो गन्ना का, एक्जिलरी कपास का और हेड किसका? सूरजमुखी का क्या होता है? पुष्प। सर एजीटीए का पेपर कब होगा? अब देखो ये बातें मत किया करो, यहाँ पर क्लास में आप लोग पढ़ने आते हो ना, पढ़ा करो। एजीटीए का पेपर आपका फरवरी मार्च तक होगा, अभी नहीं होने वाला है ना, तो परेशान मत होइए। आप लोग बस तैयारी पर ध्यान दीजिए कि आपको 100% तैयारी करनी है। यदि आप विजन एग्री एकेडमी परिवार से जुड़े हैं ना, तो आप लोगों को कुछ अच्छा करना है ना, कुछ मतलब ये कहें सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। ठीक, ये फालतू बातें मत किया करोगे। पेपर जब होगा तब होगा। आपको अभी केवल प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पेपर जब होगा तब होगा। पेपर अभी टाइम है आपका, अभी जनवरी फरवरी तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक, हाँ फूल गोभी का भी हेड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, चावल में बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? डीजी बू जीन, नोरिन 10, RST1, RST2? बताइए आंसर क्या होगा? 6 का चावल में बौनेपन के लिए जीन कौन सा है? 6A, रविकांत चौहान ने लिख दिया है 6A। डॉक्टर अमित तिवारी ए, आशीष कुमार ए लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। डीजी बूजीन जो है आपका चावल में ड्वार्फनेस या फिर कहें आपके बौनेपन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, नोरेन 10 आपका गेहूं में जो है बौनेपन के लिए जिम्मेदार है, और आपका जो RST1 RST2 है ये भी आपके जो है ये कहें जीन है किसके? गेहूं के हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल उत्पादन में प्रथम है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल? उत्पादन की बात कर रहा है भैया। चावल उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? चावल उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? आप लोग ऐसे आंसर करते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें। बताइए सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल? 7A, एक ए कैसे हो सकता है उत्तर प्रदेश? चावल उत्पादन में ए नहीं है भैया, डी है। आशीष कुमार जी ने देखो डी लिख दिया है। कौशल किशोर डी लिख रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट बाय नीरज सिंह, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही। आपका जो चावल का उत्पादन होता है वो सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और आपका जो एक है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? एरिया, देखे एरिया या फिर कहें क्षेत्र, सबसे अधिक कहाँ? यूपी में है। और उत्पादकता, उत्पादकता कहाँ पर है? उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ पर है? आपकी पंजाब के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? पंजाब के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल, एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और आपकी उत्पादकता की बात करें तो आपका पंजाब है। ठीक,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चावल की किस किस्म को भारत में चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है? मिरेकल राइस इन इंडिया किसको कहा जाता है? मिरेकल राइस इन इंडिया किसे कहा जाता है? जया को, TN1, टाइचिंग नेटिव 1, जगन्नाथ, ल्यूनीश्री। बताइए आंसर। निम्नलिखित में से चावल की किस किस्म को भारत में चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है? जया, TN1, जगन्नाथ या ल्यूनीश्री। जल्दी से आंसर कीजिए। यूपी टीजीटी प्रिपेयर। देखो ये क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में भी काम आएंगे। 8A जया बिल्कुल सही। जया को भारत में चमत्कारी चावल या मिरेकल राइस के रूप में जाना जाता है। किसे बच्चों? जया को। और आपका जो IR8 है, IR8 है, IR8 को आपका विश्व में चमत्कारी चावल या फिर कहें मिरेकल राइस इन द वर्ल्ड जो कहा जाता है वो IR8 कहा जाता है। और मिरेकल राइस इन इंडिया क्या कहा जाता है? जया को कहा जाता है। टाइचिंग नेटिव 1 जो है पहली वैरायटी थी जो 1960 के दशक में भारत लाई गई थी, है ना। भारत लाई गई थी कौन सी? आपकी टाइचिंग नेटिव 1 1960 के दशक में, ठीक। जगन्नाथ जो है पहली जो है आपकी उत्परिवर्ती किस्म है धान की, और ल्यूनीश्री जो है आपकी लवणता सहिष्णु है, ठीक। ये आपके जो है डिस्क्रिप्शन हो जाता है। आगे बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 लिखा हुआ है, कौन सा चावल समशीतोष्ण है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है और जापान में भी उगाया जाता है? इंडिका, जापोनिका, जावानिका, ए और सी दोनों। बताइए आंसर। हाँ, 1964 में IR8 आई थी आपकी, है ना। बताइए आंसर। कौन सा चावल समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है और जापान में भी उगाया जाता है? इंडिका, जैपोनिका, जावानिका या ए और सी दोनों। बताइए आंसर। A, B, C या फिर D। राइट आंसर क्या होगा? अभी अवस्थी बी आंसर कर रहे हैं, जापोनिका बिल्कुल सही। जापान में उगाया जा रहा है ना, जापोनिका है। और ये कैसा होता है? समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय होता है। हमारी कोचिंग ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ऑफलाइन ब्रांच है, ठीक है। यदि ललितपुर उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करना है आपको ऑफलाइन कोचिंग तो बिल्कुल वेलकम है आप सभी का, ठीक है। और ऑनलाइन आपके लिए बैचेस चलाए जा रहे हैं, तो ऐप व वेबसाइट पर देखिए आप लोग। आपका एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी के नाम से और वेबसाइट है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, उस पर विजिट कीजिए। बी आंसर आ रहा है जापोनिका, बिल्कुल सही। जैपोनिका जो है समशीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय है। इंडिका, इंडिका कहाँ उगाया जाता है भैया? भारत के अंदर उगाया जाता है। और यह कैसा है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण उष्ण कटिबंधीय है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय चावल है, ठीक। उष्ण कटिबंधीय चावल कौन सा है आपका? जो है आपका इंडिका। और जावानिका जो है इंडोनेशिया में उगाया जाता है और यह एक जंगली या डलुआ राइस के रूप में, बलुआ राइस या डलुआ राइस के रूप में जाना जाता है, ठीक। सॉरी, बलुआ धान, बलुआ धान के रूप में जाना जाता है जावानिका को, इंडोनेशिया में उगाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 10। प्रश्न नंबर 10 है, किस प्रकार का चावल अप्रैल मई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है? ओस राइस शरद ऋतु का, अमन चावल खरीफ ऋतु का, बोरो बसंत में, और बलू चावल। बताइए आंसर। कौन सा चावल जो है अप्रैल मई में तो बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है? बताइए आंसर। A, B, C या फिर D। बता दीजिए आंसर। 10 का क्वेश्चन होगा आंसर 10B, बी 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 नहीं होगा भैया, अमन नहीं होगा। अमन किस कब उगाया जाता है आपका? खरीफ वाला, मतलब कि अमन की बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है। अमन की बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है। और ये आपका नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, ठीक। नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जून जुलाई में बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, ठीक। और आपका जो ओस राइस है, ओस राइस आपका अप्रैल मई में बोया जाता है और आपका सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर ओस राइस हो जाता है। बोरो, बोरो किस ऋतु का है? बसंत ऋतु का। मतलब ये कि इसे नवंबर दिसंबर में तो बोया जाता है। जो बोरो राइस है नवंबर दिसंबर में तो बोया जाएगा, है ना। नवंबर टू दिसंबर, नवंबर दिसंबर में तो बोया जाएगा
और इसकी कटाई की जाएगी आपकी मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, ठीक। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। मार्च अप्रैल में किसकी? आपकी जो है बोरो धान की, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल बोरो धान की जो है कटाई कब की जाती है? बुआई तो आपकी नवंबर दिसंबर में होती है, कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाली जौ की प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जौ की प्रजाति है होर्डियम बुल्गेयर, होर्डियम इर्रेगुलर, और अगला ऑप्शन है आपका होर्डियम डिस्टिकन, और इनमें से कोई नहीं। होर्डियम डिस्टिकन, सॉरी, सी ऑप्शन है यहां पर। होर्डियम डिस्टिकम, डिस्टिकन। और लास्ट डी है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। 11 ए बिल्कुल सही। होर्डियम बुल्गेयर जो है भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है। जौ की किस्म, या ये कहें जौ का बॉटेनिकल नेम या फिर प्रजाति जो होर्डियम बुल्गेयर है वो सबसे ज्यादा आपकी भारत में उगाई है। हाँ, 6 रो बार्ली है, इसमें 6 रो होती हैं। जो आपकी एक कहें जो बाली होती है उसमें 6 पंक्तियां पाई जाती है। किसमें? आपका होर्डियम बुल्गेयर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है आपका, जौ की छिलका रहित किस्म, डोलमा, हिमानी, हिमानी या फिर उपरोक्त सभी। 2 बार हिमानी आ गया ऑप्शन में। जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? छिलका रहित, बताइए आप लोग। हस्कलेस वेराइटी ऑफ वार्ले एज, आपकी जो जौ की छिलका रहित किस्म वह कौन सी है? ए डोलमा लिख रहे हैं, डोलमा नहीं है, दोनों है हिमानी। यहाँ पर जो है छिलका रहित वैरायटी जो है डोलमा 12A, या ऑल उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त हिमानी भी आपकी हस्कलेस वैरायटी है ज्यादातर, लेकिन डोलमा पूछी जाती है ना। तो हिमानी और डोलमा दोनों ही आपकी कैसी है? हस्कलेस है, छिलका रहित है। यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। यहाँ पर डोलमा हिमानी 2 बार हो गया है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, मक्का में जड़ें होती हैं सेमिनल जड़ें, क्राउन जड़ें, प्रॉप जड़ें, उपरोक्त सभी। मक्का की जड़ प्रणाली कैसी होती है? मक्का में जड़ें किस प्रकार की होती हैं? बताइए। राजकिरण नेमेटोड रेसिस्टेंस, 12 का बताइए, सॉरी 13 का आंसर कीजिए। मक्का में जड़ें होती हैं, देखो सेमिनल जड़ें भी होती हैं, क्राउन जड़ें भी होती है, प्रॉप जड़ें भी होती हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये मक्का है ना, ये मक्का है, मक्का का ये क्या है? आपका तना है। यहाँ से निकलने वाली जो मुख्य जड़ होगी वो क्या होगी? आपकी सेमिनल जड़ होगी। क्या होगी आपकी? सेमिनल। ये कौन सी होगी? सेमिनल होगी, ठीक। सॉरी सॉरी, जो आपकी यहाँ से निकलेंगी वो कौन सी होगी? प्रॉप, प्रॉप रूट होंगी, प्रॉप रूट होंगी, ठीक। और जो आपकी नीचे वाली होंगी ये सेमिनल होगी, ठीक, सेमिनल। और जो आपकी यहाँ से या फिर कहें आधे तने से निकलती है वे क्राउन रूट होती हैं। कौन सी होती है? क्राउन रूट होते हैं, सॉरी ये आपकी प्रॉप होती हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रॉप होती हैं। प्रॉप रूट ये होती हैं आपकी जो ऊपर से निकलती हैं, ऊपर से साइड से निकलती हैं, ये प्रॉप होती हैं। ये क्राउन ये होती हैं, ठीक। जो मुख्य बिंदु होता है निकलने वाला जड़ों का वो क्राउन होता है, ठीक है। और जो आपका ऊपर वाली होती है वो प्रॉप जड़ें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपकी उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। आपकी मक्का में तीनों प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, मक्का में डाइकोगैमी पाई जाती है, प्रोटोगायनी, प्रोटोएंड्री, एक लिंगी, उपरोक्त सभी। आपके जो मक्का होती है उसमें डाइकोगैमी किस प्रकार की पाई जाती है? डाइकोगैमी क्या होती है? मादा व नर भागों का परिपक्वता की अवस्था जो होती है वो डाइकोगैमी होती है। और यदि आपकी मादा पार्ट पहले, मतलब कि आपका पिस्टिल पहले परिपक्व हो रहा है फिर स्टेमिनेट परिपक्व हो रहा है तो वो प्रोटोगायनी। प्रोटोएंडी पहले मेल पार्ट परिपक्व हो रहा है तो वो प्रोटोएंड्री होगा, ठीक है। एक लिंगी मतलब एक केवल आपका जो है मेल पार्ट या फीमेल पार्ट
धारण करता है वो एकलिंगी होगा। आंसर कीजिए। कीर्ति बी लिख रही हैं, राहुल सिंघानिया बी लिख रहे हैं, ठीक, बी बी बी, सभी लोग बी आंसर कर रहे हैं। प्रोटो एंड्री बिल्कुल सही। देखो मक्का जो होती है उसमें सबसे पहले परिपक्व क्या होता है? टैसल होते हैं ना, टैसल परिपक्व होते हैं सबसे पहले। टैसल क्या है? आपके नर भाग है। टैसल क्या है बच्चों? आपके नर भाग है, नर भाग। टैसल क्या है बच्चों? नर भाग है। फिर आपका जो है क्या आता है? आपका नॉर्मली सिल्क आते हैं, सिल्क आते हैं। सिल्क या फिर कहें भुट्टे में रेशा बनता है जिसे मादा भाग कहते हैं, मादा भाग, ठीक। तो नर भाग जो है पहले बनता है मक्का में, बाद में मादा भाग बनता है, जिस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटो एंड्री। आपकी जो मक्का में जो डाइकोटोमी का प्रकार पाया जाता है वो क्या होता है? आपका प्रोटो एंड्री होता है ना। मेल पार्ट पहले परिपक्व होता है, फीमेल पार्ट बाद में परिपक्व होता है ना। टेसल मेल पार्ट। सर 14 के रॉन्ग आंसर बता रहे आप, कैसे बता रहे? जल्दी से आप एक्सप्लेन करो। अभी अवस्थी जी ये बताइए, ये बताइए, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी जानते हो? प्रोटोएंड्री प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी का मतलब ये होता है कि यदि पहले मेल पार्ट परिपक्व हो रहा, नर भाग पहले परिपक्व, सॉरी, प्रोटोगायनी का मतलब होता है फीमेल पार्ट या मादा भाग, पहले मादा भाग मतलब परिपक्व हो रहा है तो वो प्रोटोगायनी, और यदि नर भाग पहले परिपक्व हो रहा है तो वो प्रोटो एंड्री कहलाता है। और आपकी जो मक्का होती है उसमें पहले आपका नर भाग बनता है। क्या निकलता है? नर भाग पहले बनता है, इस कारण इसमें क्या होता है? प्रोटो एंड्री पाई जाती है। गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन गलत दिया गया है, नहीं दिया गया है ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। प्रोटो एंड्री पाई जाती है, प्रोटोगायनी नहीं पाई जाती। गायनी का मतलब फीमेल, और एंड्री का मतलब सॉरी सॉरी आपका एंड्रीस एंड्रोमोनासियस। एंड्रो मतलब कि आपका मतलब क्या होता है? आपका नॉर्मली सा मेल पार्ट से होता है एंड्रो का मतलब, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के किस रोग को किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है? काली रोली, पीली रोली, भूरी रोली, अनावर कंडवा रोग। किस रोग को किलर बीमारी के रूप में जाना जाता है गेहूं के अंदर? किस बीमारी को किलर बीमारी जो है किस रोग को कहा जाता है गेहूं में? डी नहीं होगा आंसर। आप अभी जी कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। डी आंसर नहीं होगा उसका, ठीक है। बताइए आंसर, गेहूं में किस रोग को किलर बीमारी कहा जाता है? सी भूरी रोली, भूरी रोली को नहीं कहते। काली रोली को आपका किलर डिजीज कहा जाता है गेहूं के अंदर। गेहूं के अंदर किलर डिजीज किसे कहा जाता है? काली रोली। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 15A का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों हेतु खरपतवार नाशी उपयोग में लेते हैं आइसोप्रोट्यूरॉन, सल्फा सल्फ्यूरॉन, 2,4D मेटासल्फ्यूरॉन। गेहूं में आपका जो खरपतवार नाशी या चौड़ी पत्ती पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जो खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं वह कौन सा है? आइसोप्रोट्यूरॉन, सल्फा सल्फ्यूरॉन, 2,4D मेटासल्फ्यूरॉन। आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। बिल्कुल सही है शिवानी, यूपी। शिवानी आप यूपी लिखे हैं, बड़ा अच्छा डिजाइन बनाए हैं आप अपने नाम के आगे। सी आंसर कर रहे हैं, डी 2,4D बिल्कुल सही। आपका जो 2,4D है वो आपका क्या है? चौड़ी पत्ती। गेहूं में जो है चौड़ी पत्तियों के खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ पर 16 का सही आंसर हो जाता है, 2,4D, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न नंबर 17 है, ढीला कंडवा रोग है बाह्य बीजोड़, मृदा जनित, अंता बीजोड़, हवा जनित। जो आपका ढीला कंडुआ या लूज स्मट डिजीज, इसे क्या कहते हैं बच्चों? लूज स्मट। लूज स्मट डिजीज जो है वो आपकी किस प्रकार की डिजीज है? बाह्य बीजोड़ या फिर कहें बाहरी आवरण से होती है, मृदा जनित, अंता बीजोड़, हवा जनित। करनाल वंट को कैंसर डिजीज कहते हैं, हाँ। श्री बी आंसर कर रही हैं, मृदा जनित। लूज स्मट मृदा जनित है, सॉरी, ढीला कंडवा मृदा जनित नहीं है। आपका जो ढीला कंडवा है
प्रियोश कुमार यादव, राहुल सिंह हानिया जो है 17 सी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी होगा आपका, ये डी होगा। अंताबीजोड़ रोग है, जो लूज स्मट है, बीज के आंतरिक भाग में होता है, जिस कारण से अंताबीजोड़ कहा जाता है, ढीला कंडुआ, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मक्का उगाई जाने वाली मक्का कौन सी है? जियामेज इंडुरेटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेरेटिना, जियामेज इमाइलेशिया। कौन सी मक्का की जो प्रजाति है भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है? इंटरनल डिजीज, राजकुमार शर्मा, हाँ इंटरनल डिजीज है। आपने 16 वाला देख लिया। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली मक्का कौन सी है? मक्का की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक उगाई जाती है? जियामेज एवर्टा। सबसे ज्यादा जो भारत में उगाई जाने वाली मक्का है वह कौन सी है बच्चों? जियामेज एवर्टा। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाता है। कौन सी? एवर्टा। एवर्टा, जियामेज एवर्टा सर्वाधिक उगाई जाती है आपकी भारत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ए नहीं होगा बच्चों, बी होगा। कीर्ति जी बी होगा। प्रभात जो है सही आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जियामेज एवर्टा सर्वाधिक भारत में उगाई जाने वाली जो है किस्म है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, डिब्बाबंदी के लिए मक्का की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? जियामेज इंडुरेटा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना या जियामेज इमाइलेशिया। आपकी जो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है वह कौन सी है? डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है आपकी मक्का की? स्वीट कॉर्न, है ना, जियामेज सेकेराटा। स्वीट कॉर्न को क्या कहते हैं? जियामेज सेकेराटा। आप लोग जब भी होटल्स में जाते हैं तो पिज्जा बर्गर खाते हैं तो उसमें जो मक्का के दाने होते हैं ना, वो स्वीट कॉर्न होता है, जियामेज सेकेराटा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। 19 का डी नहीं होगा अभी अवस्थी जी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियामेज सेकेराटा। क्या हो जाएगा? जियामेज सेकेराटा। राजकुमार शर्मा सही आंसर कर रहे हैं, अमित तिवारी सही आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मक्का की कौन सी प्रजाति में सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च होता है? सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च किस में होता है मक्का की? आपका जियामेज इंडुरेटा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना, जियामेज इमाइलेशिया। सर्वाधिक जो आपका स्टार्च पाया जाता है वो किस मक्का में पाया जाता है? मक्का की किस प्रजाति में सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? अभी अवस्थी जी आपने तो आंसर ही नहीं लिखा। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से लिख दो। राजकुमार शर्मा सी, बिल्कुल सही। जियामेज सेरेटिना को हम क्या कहते हैं आपका? तो ये कहें सर्वाधिक स्टार्च की मात्रा होती है आपकी जियामेज सेरेटिना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, मक्का का नर पुष्पक्रम होता है सिल्क, डी टेसलिंग, टेसलिंग, बी ए व सी दोनों। मक्का का नर पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? मक्का के नर पुष्पक्रम या नर जो आपका पुष्प गुच्छ होता है उसे क्या कहा जाता है? 21 का आंसर कीजिए आप लोग सभी। तो उसे भैया सिल्क कहेंगे। सिल्क को भैया मादा भाग होता है, मादा भाग आपका जो है क्या होता है? सिल्क होता है। डी टेसलिंग क्या कहलाता है? नर भाग को हटाना। टेसलिंग क्या होता है? नर भाग होता है। नर पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? टेसलिंग कहते हैं। सी सही आंसर हो जाता है। संतोष जी बड़े दिन बाद आए हैं, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ना, टेसलिंग। डी टेसलिंग जो है आपका जो मादा चरण पूरे होने, मतलब कि ये कहें पॉलिनेशन होने के बाद या फिर कहें प्रजनन के बाद या परागण के बाद हम मेल पार्ट को या फिर कहें टेसल्स को हटा देते हैं, उसे हम डी टेसलिंग कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वार से संबंधित असत्य है। यहां पर ज्वार से संबंधित है असत्य। असत्य मतलब गलत कौन सा पार्ट है? उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, अन्य नाम कैमल क्रॉप, एग्जॉस्टिव क्रॉप कुंभू, मुख्य कीट एथेरिगोना सोकाटा, ज्वार की तना मक्खी, मुख्य खरपतवार नासी एट्राजीन। इसमें जो है गलत बताना है, कौन सा जो पार्ट है उसे गलत कहते हैं, बताइए।
ज्वार को यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है? 22 का सी। देखो मुख्य कीट तो यही होता है आपका, ज्वार की तना मक्खी एथेरिगोना सोकाटा, ये बिल्कुल सही है। 22 का सी नहीं होगा आंसर। अभी अवस्थी सी नहीं होगा, आशीष जी सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। यहाँ से सभी सी लिख रहे हैं, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। नकल मत करो, अपना अपना आंसर दो। बी सूरज एजी ब्लॉक्स बी आंसर कर रहे हैं, जो कि सही है ना। आपका जो ज्वार है इसे एग्जॉस्टिव क्रॉप नहीं कहते हैं, है ना, एग्जॉस्टिव क्रॉप नहीं कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर जो है कुंभू तो कहते हैं, ठीक, कुंभू भी कहा जाता है, लेकिन कैमल क्रॉप भी कहते हैं, लेकिन एग्जॉस्टिव क्रॉप नहीं है आपकी, तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, या फिर कहें गलत उत्तर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 या 23वां प्रश्न लिखा हुआ है कि बाजरा की प्रथम संकर किस्म HB1 जो 1965 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई थी? HB1 बाजरा की संकर किस्म है पहली, किसके द्वारा? कैमल क्रॉप तो है, लेकिन आपका जो है एग्जॉस्टिव क्रॉप नहीं कहा जाता उसे, ठीक। किसके द्वारा विकसित की? ICAR नई दिल्ली, IRI नई दिल्ली, और अगले ऑप्शन है आपके पंजाब ऑप्शन सी है PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, लुधियाना। और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है आपका ARS दुर्गापुर, ARS दुर्गापुर, दुर्गापुर। बताइए आंसर क्या होगा? दुर्गापुर। बताइए आंसर क्या होगा? 23 का ए लिख रहे हैं, ICAR नई दिल्ली। अब भैया ICAR अपेक्स बॉडी है, मुख्य संस्थान है, तो ICAR हर काम नहीं करता है ना। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, जो मक्का एक है, सॉरी, आपकी जो बाजरा की पहली संकर किस्म थी HB1, वो विकसित की थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने। PAU लुधियाना या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने विकसित की थी, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, है ना। देवेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं हेलो सर, हेलो देवेंद्र जी। दुर्गापुर, दुर्गापुर नहीं है, यहाँ पर आंसर आपका क्या है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, PAU है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, किस फसल को फसलों का ड्रोसोफिला के रूप में जाना जाता है? गेहूं, जूट, मक्का, चावल। किसे जो है फसलों का ड्रोसोफिला कहा जाता है? किस फसल को फसलों का ड्रोसोफिला कहा जाता है? बताइए आंसर, A, B, C या फिर D। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। फसलों का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? मेज का रिसर्च सेंटर भी है, हाँ। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका जो है लुधियाना में ही आपका मक्का का रिसर्च सेंटर भी पहुंच चुका है। 24C कर रहे हैं आंसर, मक्का, बिल्कुल सही। मक्का को ड्रोसोफिला के रूप में भी जाना जाता है, ड्रोसोफिला फसल या ड्रोसोफिला क्रॉप के रूप में किसे जाना जाता है? मक्का। ओमपाल सिंह सी, अभी अवस्थी सी, रविकांत चौहान बी कर रहे हैं, बी नहीं होगा रविकांत जी, मक्का होगा। मक्का को ड्रोसोफिला के रूप में जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी मुख्यतः किस फसल में होती है? गेहूं, जूट, मक्का, चावल। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड हैं, उनकी कमी किस में पाई जाती है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर D। सेजल जी 24C बिल्कुल सही है आपका आंसर। शिवानी सी आंसर कर रही हैं। 25वें का आंसर दीजिए सभी लोग। सर पेपर में लेवल इससे ज़्यादा रहेगा या ऐसा ही? देखो, अभी आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, थोड़ा सा मीडियम लेवल है, मध्यम मॉडरेट है, ठीक है। जब हम आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, थोड़ा सा सब्र कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। जब हम आगे आपके जो फाइनल टेस्ट कराएंगे, फाइनल सेट पेपर कराएंगे, वहाँ पर लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा। यहाँ पर थोड़ा लेवल आपका जो है इजी है, लेकिन आगे आपका लेवल जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, है ना। आपका जो है EG टू
आपका मॉडरेट अभी रखे हुए हैं, अभी आपका आसान से मध्यम रूप का पेपर है, आगे आओगे तो हार्ड लेवल आपको भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी मुख्यतः किसमें होती है? सी मक्का, बिल्कुल सही। मक्का भी जो है बहुत चर्चे में चल रहा है, मक्का मक्का मक्का। 25 का बी नहीं होगा शिवानी जी, सी होगा। मक्के में अमीनो एसिड व ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। राहुल सिंघानिया दे रहे हैं इसके लिए OPQ2 का यूज, हाँ OPQ2 हाई क्वालिटी, सॉरी हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज है ना, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज जो है डेवलप की गई है इसके लिए, मतलब कि जो लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की कमी को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, जौ में प्रोटीन होती है ग्लूटीन, जीन, एल्ब्यूमिनॉइड या फिर कहें ओराइजिन। जौ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हाँ, सल ने जो है खोज किया था आपका हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज का। कोई नहीं शिवानी जी, सॉरी सर मत बोला करो, ये अच्छा नहीं लगता है ना। आपका गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन हम अच्छा करेंगे, ठीक। जौ में कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों? आपकी एल्ब्यूमिनॉइड होती है, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिनॉइड सही आंसर हो जाता है। ग्लूटिन आपकी गेहूं के अंदर होती है, गेहूं के अंदर कौन सी होती है? ग्लूटिन होती है। जीन आपकी जो है मक्का, सॉरी मक्का में होती है, ठीक। और आपका जो ओराइजिन होती है वो धान के अंदर होती है, किसके अंदर होती है? धान के अंदर होती है। तो आपके जौ में कौन सी होती है? एल्ब्यूमिनॉइड होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, वह फसल जो कैमल फसल के रूप में जानी जाती है? गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। कैमल फसल के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है? ज्वार को, बिल्कुल सही। सोरघम को कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है? कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या? देखो, सोरघम को ज्वार जो है आपके एक है सूखे की स्थिति को भी सहन कर लेती, मतलब अत्यधिक सूखा हो जाए ना तो भी सहन कर लेती। जैसे आपका ऊंट के केस में होता है, कैमल के केस में होता है कि वो आपके जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसके लिए अपने जो कुबड़ होता है उसमें जो है पानी को भर लेता है ना। तो इसी कारण इसे क्या है, कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। किसे? आपका ज्वार को। अगला क्वेश्चन, ज्वार के डंठल के आधार पर छिद्र किसके कारण होता है? कॉन्ट्रेरिनिया सोर्गिकोला, चिलोपार्टिलस, एथेरिगोना सोकाटा या कैलोकोरिस एंगुस्टा। कैलोकोरिस अंगुस्टा। जो ज्वार के डंठल के आधार पर या बेस में छिद्र किसके कारण होते हैं? बताइए आंसर, चिलोपर्टिलस। सर ऑफलाइन बैच में प्रैक्टिस पेपर हुए हैं क्या अभी? हाँ, शुरू हो गए हैं। आपके जो ऑफलाइन बैचेस हैं वहां पर ऑलरेडी आपके जो है एक है प्रैक्टिस सेट जो है शुरू हो गए हैं। सूखा सहनशील, चलो पट, यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा? आधार को छेद्र करके करने का कारण कौन सा होता है? 28 का सी लिख रहे हैं कुछ लोग, सी नहीं होगा, चिलो पर्टिलस। स्टेम बोरर या तना छेदक, तना छेदक के रूप में जाना जाता है चिलोपर्टिलस को, ठीक है। तो तना छेदक जो है चिलोपर्टिलस यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। ए नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, हरित बाली रोग सामान्यतः किस फसल में होता है? गन्ना में, जौ, बाजरा, मक्का। हरित बाली रोग किस में होता है? हरित बाली रोग, हाँ, आधार मतलब बेस पीरियड, आधार मतलब बेस पीरियड मतलब शुरुआती दौर, है ना। 29 का सी आंसर कर रहे हैं, बाजरा। हरित बाली रोग किसके अंदर लगता है बच्चों? बाजरा के अंदर लगता है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, बाजरा। हरित बाली रोग किस में लगता है? आपका बाजरा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर हेक्टेयर क्या है? ऑप्शन ए 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बाजरा की बीज दर बताइए कितनी होती है? जल्दी से आंसर कीजिए, बाजरा की बीज दर क्या होगी? ए बी सी या फिर डी। 30 का बी आंसर आ रहा है, 4 से 5 kg।
4 से 5 केजी आंसर आ रहा है। बी बी बी, स्क्लोस्पोरा ग्रेमनिकोला। यहाँ पर जो है बाजरा की बीज दर कितनी होगी आपकी, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन जो 30 का बी है वो सही होगा। 80 से 100 कहाँ से पहुंच गया शिवानी जी, सी नहीं होगा, इतना नहीं होता, बाजरा हल्का सा होता है ना। तो यहाँ पर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरा की बीज दर होती है। ना तो डी है, ना तो ए है, ना तो सी है, ऑप्शन है बी सही है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ऑप्शन बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। FIRB विधि से गेहूं की बुआई कहां से विकसित की गई है, लुधियाना, पंतनगर, करनाल, कानपुर। FIRB क्या कहलाता है, फर्रो इरिगेटेड रेज बेड। फर्रो इरिगेटेड रेज बेड मेथड जो है कहां से मिला है, बताइए आंसर। फर्रो इरिगेटेड रेज बेड जो मेथड है किसने डेवलप किया है, तो भैया वो आपका पंतनगर जो यूनिवर्सिटी है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है, उसने डेवलप किया है आपका FIRB विधि। गेहूं में बुआई के लिए अपनाई जाती है, जिसमें फर्रो इरिगेट, फर्रो मतलब क्या होता है, कूड़। फर्रो मीन्स क्या होता है, कूड़। कूड़ में सिंचाई करेंगे और रिज पर आपका जो है रेज बेड आपका जो है क्या आप करेंगे, बुआई करेंगे। तो यहाँ पर जो है पंतनगर सही आंसर हो जाता है। करनाल नहीं होगा, जो करनाल लिख रहे हैं ना आजमगढ़ वाले, RM यादव एग्रीकल्चर आजमगढ़, सी नहीं होगा भैया यहाँ पर आंसर। ठीक है, JLS न्यूज टेसल एंड सिल्किंग, आप गलत जा रहे हो। 31B पंतनगर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मक्का एक लिंगी पौधा है, निम्नलिखित में से कौन मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, टेसलिंग, सीडलिंग, सिल्किंग, ए और सी दोनों। बताइए आंसर क्या होगा, टेसलिंग, सीडलिंग, सिल्किंग और ए और सी दोनों। मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं क्या हैं, 32D बिल्कुल सही। आपकी जो टेसलिंग व आपकी सिल्किंग अवस्थाएं होती हैं वो क्रांतिक अवस्था होती हैं, किसमें, आपकी मक्का में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ए और सी दोनों सही आंसर हो जाता है। ए और सी दोनों सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर। यहाँ पर टेसलिंग और सिल्किंग अवस्था होती है वो क्रांतिक अवस्था होती है, किसके लिए, सिंचाई के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 है। मक्के में डबल क्रॉस तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है भारत में, USA, अमेरिका में, अफ्रीका, ब्राजील। जो डबल क्रॉस तकनीक है उसका प्रयोग कहाँ पर ज्यादातर किया जाता है, तो भैया उसका प्रयोग आपके भारत में। कहाँ पर, मक्के में डबल क्रॉस तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग यहाँ पर किया जाता है बच्चों, भारत के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, भारत के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन मक्का द्वारा विकसित किया गया है, GS खुश, MS स्वामीनाथन, RS परोदा, SK वैसल। किसने जो है गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन मक्का जो है विकसित किया था, बताइए आंसर। क्वालिटी प्रोटीन मेज किसने डेवलप किया था, 34 का आंसर कीजिए, 34वें का आंसर कीजिए। DF जोन्स 1920। यहाँ पर SK वसल सही आंसर हो जाता है। SK वसल ने गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन जो है क्वालिटी प्रोटीन वेज का डेवलपमेंट किया था, किसने, SK वसल, ऑप्शन डी। विवेक वर्मा ए नहीं आंसर होगा, डी होगा। RP सिंह सही लिख रहे हैं, राजकुमार शर्मा डी लिख रहे हैं, डॉक्टर अमित तिवारी डी, ओपन वेसल, रेसु देवी आपका SK वसल होगा, ओपन वसल नहीं होगा, SK वसल। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज नहीं, आपका जो है गुणवत्तापूर्ण। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, 35वां प्रश्न है भाई। SSG 58 ज्वार की एक बहुकट, बहुकट यानी मल्टी कट वेराइटिक चारे वाली किस्म है। ज्वार की सूखा एवं लवणता सहनशील किस्म कौन सी है, CSH1, CSH9, PHV10 या M35-1। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर डी। जो आपकी SSG 58-8 है ये बहुकट या मल्टी कट, मतलब बार बार इसे चारे के लिए काट सकते हैं। यहाँ पर हमें बताना है सूखा एवं लवणता सहनशील किस्म कौन सी है।
तो भैया वो कौन सी आपकी CSH9, ऑप्शन बी आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। आशीष जी ने बी लिख दिया है, आपका बिल्कुल सही है। CSH9 जो है आपकी कैसी है, सूखा व लवणता सहनशील है। अगला क्वेश्चन, बाजरे में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हेडिंग अवस्था है। बाजरे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 30%, 76%, 67 या 87%। बाजरा में जो आपका PH10 कौन कह रहा है? PHV10, PHV10 नहीं है भैया, RP सिंह फ्यूचर टीचर, CSH9 है। CSH9 जो है लवणता व सूखा सहनशील है। ठीक है, यहाँ पर जो बताइए बाजरे में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हेडिंग अवस्था है। बाजरे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपका बाजरा में? शिवानी जी बी लिख रही हैं 76। बताइए सही आंसर। 6 कोई 87 लिख रहा है। 87 क्यों लिख रहे हो भाई? इतना ज्यादा नहीं होता कार्बोहाइड्रेट। रूपा जी लिख रही हैं 67, बिल्कुल सही। 67% आपका जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसके अंदर? आपका जो है बाजरे के अंदर। कितना? 67% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सी आप सही आंसर, सही आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 37 या 37वां प्रश्न लिखा हुआ है, बाजरे में बाजरे के लिए पानी की आवश्यकता सबसे कम होती है। बाजरे के लिए पानी की आवश्यकता क्या है? 250 से 500 mm, 500 से 1000 mm, 300 से 800 mm, 500 से 700 mm। बाजरे की पानी की आवश्यकता, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पर्ल मिलेट क्या होगी भाई? बाजरे की पानी की आवश्यकता क्या होगी? बताइए आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी? क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? 37 का ए लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। 250 से 500 mm बाजरे की पानी की आवश्यकता कितनी है? 250 से 500 mm जो है पानी चाहिए होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 38 है। 38वां प्रश्न लिखा हुआ है, बाजरे में फास्फोरस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है जो अनाज के रूप में संग्रहित होता है। फाइटिक एसिड, फाइटेट, फाइटिन, ब्रूसिक एसिड, प्रूसिक एसिड। बताइए आंसर। बाजरा में फास्फोरस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है जो अनाज के रूप में संग्रहित होता है। फाइटिक एसिड, फाइटेट, फाइटिन या ब्रूसिड एसिड। बताइए आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? क्या पाया जाता है फास्फोरस के रूप में बाजरा के अंदर? तो भैया क्या होता है आपका? फाइटिक एसिड। क्या होता है बच्चों? फाइटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, ज्वार की फसल को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है। अनाजों में सर्वाधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। अनाजों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? 38 ए 38 का ए फाइटिक एसिड सही है। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली अनाजों में फसल कौन सी है? तो भैया वो है आपकी बाजरा। ज्वार कैमल क्रॉप है, सूखा सह सकती है, लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो आपका बाजरा जो है सर्वाधिक सूखा सहनशील, सॉरी सूखा सहने वाली फसल है बाजरा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, सी नहीं होगा। जो 39 का सी कर रहे हैं, सी नहीं होगा, ज्वार नहीं हो। सर्वाधिक यदि अनाजों में बात करें सर्वाधिक सूखा सहने वाली की, तो भैया वो बाजरा है, डी है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है, बाजरे की फसल उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त फसल है। बाजरा को बाजरा भी कहा जाता है, पर्ल मिलेट भी कहा जाता है, जो है ब्लूरस बाजरा, कैटटेल मिलेट, गरीब आदमी का खाना, उपरोक्त सभी। बाजरा को किस और नाम से भी जाना जाता है? ब्लूरस बाजरा कहा जाता है, कैटटेल मिलेट, या फिर कहें आपका गरीब आदमी का खाना है, उपरोक्त सभी। बाजरा को किस और नाम से भी जाना जाता है? बाजरे को बाजरा मतलब मिलेट्स में बाजरे को किस रूप में जाना जाता है? 40 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 40। चालीस का डी सभी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही।
आपका जो बाजरा होता है बच्चों, ब्लूरस बाजरा, कैटल मिलेट, गरीब आदमी का खाना, उपरोक्त सभी, मतलब सभी इसके नाम से इसे जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनाजों में सबसे अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ किस फसल में पाए जाते हैं? गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार। सर्वाधिक खनिज किसमें होता है? सर मेरे दिमाग भी आज बाजरा हो जाएगा शायद। क्यों, आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या शिवानी जी? कंफ्यूज मत होइए, बताइए सर्वाधिक सबसे अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ किस फसल में पाए जाते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? भैया बाजरा में पाए जाते हैं। आप कहोगे सर बाजरा बाजरा बाजरा, है ना, बाजरा में सर्वाधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां प्रश्न है। 42वां प्रश्न लिखा हुआ है, बाजरे में दूसरी और तीसरी गांठों से निकलने वाली जड़ें पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। इस जड़ को कहा जाता है प्रॉप जड़, सेमिनल जड़, क्लोनल जड़ या मूसला जड़। बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बाजरे में दूसरी और तीसरी गांठों से निकलने वाली जड़ें पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। इस जड़ को कहा जाता है प्रॉप जड़, सेमिनल जड़, क्लोनल जड़ या फिर कहें मूसला जड़। क्या कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या होगा? बी, सेमिनल। यहाँ पर प्रॉप जड़ सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए प्रॉप जड़ें सही आंसर हो जाता है। ठीक। तो आपके जो बाजरा में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं जो सहारा देती हैं? प्रॉप जड़। अगला क्वेश्चन, नी की ऊंचाई के चरण में ज्वार में मौजूद रासायनिक सामग्री। नी अवस्था मतलब फ्लावरिंग अवस्था। जब हमारी फ्लावरिंग अवस्था आती है उस समय कौन सा रसायन जो है सामग्री मौजूद होती है ज्वार में? एससीएन, ध्यूरिन, प्रूसिक एसिड, उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब इंतजार कर सकते हैं लेकिन कृषि नहीं, है ना। तो जो आपकी नी अवस्था होती है किसके अंदर? आपकी ज्वार की अवस्था में, जब ज्वार में, उसमें क्या पाया जाता है आपका? उपरोक्त सभी। प्रूसिक एसिड भी पाया जाता है, ध्यूरिन और एससीएन, तीनों चीजें पाई जाती हैं किस अवस्था में? नी अवस्था में। ठीक, नी अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। 44वां प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम ग्लिकम के बीच प्रथम अंतर विशिष्ट संकरण है CSH1, CSH9, M35 1, पूसा नेपियर 1। बताइए आंसर। सेमिनल रूट्स नहीं होती हैं, प्रॉप रूट्स होती हैं जो सहारा देती हैं। ठीक है, बता दीजिए बच्चों, पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम ग्लिकम का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है? बताइए। पूसा नेपियर 1 जो आपका, सॉरी 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 सॉरी, जो आपका पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम ग्लूकम है, किसका क्रॉस है? सॉरी, एक जो क्रॉस है वो क्या डेवलप करता है? पूसा नेपियर 1 जो घास है उसे बनता है, या फिर कहें जो अंतर विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है वो कौन है? पूसा नेपियर 1। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वार निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है? आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ज्वार किस तत्व का सूचक पौधा है? किस तत्व के लक्षण या फिर कहीं कमी के लक्षण दिखाता है या सूचक पौधा है? तो वो है भैया आपका आयरन का। ज्वार निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है? तो वो ज्वार आयरन का है। किसका है बच्चों? आयरन का। ऑप्शन ए आयरन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ज्वार के बीज का परीक्षण वजन 25 से 30 ग्राम है। बाजरा में नर बांझपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? या फिर कहें मेल स्टेरिलिटी जीन जो है वह कौन सा है बाजरा के अंदर? टिप 23A, कॉम्बाइन काफिर 60, PHB 10, CSH9। बांझपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है किसमें? बाजरा के अंदर। भैया वो है आपका टिप्ड 23A जीन। आपका जो बाजरा है उसके अंदर कौन सा जीन पाया जाता है? टिप्ड 23A जीन। ठीक, उसका प्रयोग किया जाता है नर बांध लाइनों में या फिर कहें आपकी मेल स्टेराइल लाइन में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में दूसरा स्थान है। गेहूं की उत्पत्ति हुई है दक्षिण अमेरिका से, मध्य एशिया, तुर्की, आपका दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप। आपका जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान वह क्या है? बताइए आंसर।
गेहूं का उत्पत्ति स्थान पूछा गया है 47, क्वेश्चन नंबर 47। ए, बी, सी या फिर डी? हाँ शिवम जी, लाइक शेयर करो। देखो हम नहीं कहते तो बच्चे कह रहे हैं कि लाइक शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल कर दो बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें बस। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, बहुत कुछ आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। आपका AGTA क्वालिफाई करवा के ही जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए विजन एग्री एकेडमी को, ठीक है। तो सभी लोग बी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। मध्य एशिया या तुर्की जो है उत्पत्ति स्थान है किसका बच्चों? गेहूं का। किसका है? गेहूं का। अगला क्वेश्चन 48 का जो है विवरण में, सॉरी यहां पर जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। यहां पर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका, सॉरी, वृद्धि में, वृद्धि में। यहाँ पर विवरण नहीं होगा, सॉरी, वृद्धि के समय, सॉरी, वृद्धि में तापमान की आवश्यकता, गेहूं की, सॉरी यहाँ पर गेहूं की वृद्धि के समय, वृद्धि व विकास में तापमान की आवश्यकता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। आपका जो है STA क्लास होती है, STA क्लास थोड़ा सा नहीं ले पा रहे हैं। हाँ सर, AG में सिलेक्शन हो जाए तब मिलने आएंगे ललितपुर। हाँ बिल्कुल आप लोग आइएगा, है ना। मिठाई तो खिलानी पड़ेगी ना आप लोगों को सर के लिए, AGTA में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है, गेहूं की वृद्धि व विकास में जो है तापमान की आवश्यकता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 23 डिग्री सी, 23 से 25 और 16 से 20। गेहूं के विकास के लिए तापमान टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? आंसर कीजिए। 48 का ए। 20 से 25 बिल्कुल सही। आपका जो ए कहें कि आपका जो गेहूं है उसके वृद्धि व विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हमें आवश्यकता होती है। 20 to 25, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, फ्लेरिस माइनर का परीक्षण वजन 2 ग्राम होता है, गेहूं के दाने का परीक्षण वजन कितना होता है? 45 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 25 ग्राम, कितना होता है? हम भी आएंगे आजमगढ़ से गुरुजी, बिल्कुल आइएगा रविकांत चौहान जी, बिल्कुल आइए। कानपुर वाले बच्चों सुन लो, हम जो है संडे को आ रहे हैं कानपुर, जो भी मिलना चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। कानपुर आ रहे हैं हम संडे को, ठीक है। अच्छा RP सिंह आप झांसी से हैं, बिल्कुल आप आइए मिलने, बिल्कुल से, ठीक है। 40 ग्राम आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 40 ग्राम सही आंसर हो जाता है यहाँ पर, 40 ग्राम सही आंसर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वां प्रश्न है। सूजी और सिमैया तैयार करने के लिए किस प्रकार के गेहूं का उपयोग किया जाता है? सूजी व सिमैया तैयार करने के लिए जो है आपका किस प्रकार के गेहूं का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। सूजी और सिमैया तैयार करने के लिए किस प्रकार के गेहूं का उपयोग किया जाता है? बताइए आंसर। आपका जो है टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम स्फेरोकोकम। सूजी व सिमैया को तैयार करने के लिए किस गेहूं का प्रयोग किया जाता है? टिटिकम एस्टिवम का, टिटिकम डाइकोकम का, टिटिकम ड्यूरम का, टिटिकम स्फेरोकोकम का। बताइए आंसर। इमर, इमर लिख रहे हैं। हाँ भैया सही है, टिटिकम सॉरी ड्यूरम, ड्यूरम बीट है ना, एमर या फिर क्या, टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम जो है आपका सिमैया व सूजी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक। टिटिकम ड्यूरम सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की एक भी जीन बोनी किस्म नहीं है? लरमा रोजो 64,
सुजाता, कल्याण, सोना, गिरजा, या फिर कहें एक एक जीन बोनी किस्म कौन सी नहीं है गेहूं की? तो भैया वो है आपकी कल्याण सोना। कौन सी भैया? कल्याण सोना एक जीन बोनी किस्म नहीं है। बाकी आपकी लरमा, रोजो, 64, सुजाता और गिरजा एक जीन बोनी किस्म है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52वां प्रश्न लिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेक्साप्लॉयड है और आउट क्रॉसिंग का उपयोग करके विकसित की गई है? आलू, आम, जौ, गेहूं। कौन सी जो है हेक्साप्लॉयड है और जो है आउट क्रॉसिंग का उपयोग करके विकसित की गई है? 51 सी। 52 का आंसर कर दीजिए 52। कल्याण सोना बिल्कुल सही है, 51 सी। 52 का जो सही आंसर हो जाता है वो गेहूं है। गेहूं कैसी होती है नेचर में? हेक्साप्लॉयड होती है। कैसी होती है? हेक्साप्लॉयड होती है और इसे आउट क्रॉसिंग का उपयोग करके विकसित किया गया है। यहाँ पर गेहूं सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में सीआरआई महत्वपूर्ण सिंचाई चरण है? आलू, आम, जौ, गेहूं। तो भैया ये भी आपका गेहूं के अंदर है। गेहूं में सीआरआई क्राउन रूट इनिशिएशन, या फिर कहें जब पहली जड़ें, या फिर कहें पहले तो देखो आपकी जो एक है कि सेमिनल जड़ें होती है वो बाद में खत्म हो जाती, फिर आपकी बनती क्राउन रूट इनिशिएशन, या फिर कहें आपकी जो ऊपरी या फिर कहें सीड्स जड़ें होती है उनका विकास होता है। वो किसके अंदर होता है? गेहूं में होता है 20 से 25 दिन बाद। 20 से 25 दिन के अंतराल पर आती है सीआरआई अवस्था। किसके अंदर? गेहूं के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्था है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। 54वां प्रश्न दिया हुआ है, गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? 90%, 85%, 70% या 65%? गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट, राहुल सिंघानिया ने बी आंसर कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। 85% जो है गेहूं में क्या होता है आपका? न्यूनतम अंकुरण या मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। कितना? 85%, 85%। अगला क्वेश्चन, ग्लूटेन गेहूं में मौजूद प्रोटीन का एक प्रकार है। गेहूं में प्रतिशत मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है? 6 से 7%, 10%, 11.5%, 15%। कितने प्रतिशत जो है आपका जो है प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर? 85% सही आंसर है उसका। ठीक है, देखो 237 व्यू हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पर आपके 1 के व्यू आना चाहिए, 1000 व्यू आना चाहिए। 238 लोग जो है देख चुके हैं वीडियो को। ठीक, 10%, कोई लोग 11.5 लिख रहे हैं। देखो 10 से 12 होता है ना, तो 11.5 सही होगा यहाँ पर, क्योंकि बीच में है। 10 से 12 है तो यहाँ पर शिवम रेकवार, हम गुरुजी हम ललितपुर से हैं। कोचिंग कहाँ पर है? कोचिंग हमारी जो है वर्णी चौराहा वर्णी चौराहा, डैम रोड, रिसाला मंदिर के पास। ठीक है, कॉल कर लेना, वर्णी चौराहे पर आकर हम आपको एड्रेस बता देंगे, है ना। डैम रोड, वर्णी चौराहा, रिसाला मंदिर के पास हमारी जो है कोचिंग है। ठीक, इटावे वाले भैया कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 है। वर्ष 1970 में ट्रिपल जीन बोनी किस्में जारी की गई। निम्नलिखित में से कौन गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्म है? हीरा, मोती, लाल बादशाह, उपरोक्त सभी। ट्रिपल जीन बोनी किस्में कौन सी है गेहूं की? हीरा, मोती, लाल बादशाह, उपरोक्त सभी। ट्रिपल जीन बोनी किस्म, तो यहाँ पे भैया ट्रिपल जीन बोनी किस्म कौन सी है? उपरोक्त सभी है। हीरा भी है, मोती भी है, लाल बादशाह भी है। ये कैसी है? ट्रिपल जीन बोनी किस्म है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के धान की कटाई अप्रैल मई माह में की जाती है? बोरो, ओस, अमन, इनमें से कोई नहीं। अभी बताए थे, है ना, बताए थे ना कि कौन सा धान आप अप्रैल मई में काटा जाता है? कौन सा बताओ? 57 का आंसर कर दो, लाल बादशाह।
किस प्रकार के धान की कटाई अप्रैल मई में एक माह में की जाती है? तो भैया बोरो की। बोरो हम जो है नवंबर दिसंबर में तो बोते हैं, अप्रैल मार्च में कटाई करते हैं, सॉरी अप्रैल मई में इसकी कटाई करते हैं। किसकी? आपकी बोरो धान की, है ना। बोरो धान की कटाई की जाती है अप्रैल मई में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, बोरो। सिंह राहुल जी लिख रहे हैं, रविकांत चौहान JLS न्यूज, प्रभात जो है लिख रहे हैं ए बोरो। ठीक है, सही आंसर है। इंद इंद्रेश राज लखीमपुर खीरी, बोरो सही है। ठीक, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन ए बोरो सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 58वां प्रश्न है, विश्व में चावल की फर्स्ट किस्म किस्म जिसमें विटामिन ए होता है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट होगी, FIRST, फर्स्ट या फिर पहली किस्म जिसमें विटामिन ए होता है, जया MTU 1010 T309 IR8। विश्व में चावल की पहली किस्म जिसमें विटामिन ए होता है, फर्स्ट किस्म, फर्स्ट होगा यहाँ पर, सॉरी बच्चों, फर्स्ट होगा यहाँ पर, थोड़ा सा लैंग्वेज या फिर टाइपिंग मिस्टेक होगी उसमें, है ना। बताइए, पहली किस्म जिसमें विटामिन ए था या विटामिन ए था, वो थी आपकी T309। T309 जो है पहली किस्म थी आपकी किसकी? धान की या चावल की, जिसमें विटामिन ए था। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जया नहीं होगा, जया नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर टी आपकी जो है 309, तुक्का सी, सी सही है यहाँ पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चावल में नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? अमोनिकल रूप में, नाइट्रेट, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। चावल जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? चावल नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? बताइए आंसर। अमोनिया के रूप में, अमोनिकल रूप में लेता है ना। आपके देखो, जो आपका चावल हुआ, जूट हुआ, आलू हुआ, ये जो नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं या लेते हैं, वो आपके किसके? अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो सारी की सारी फसलें हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करते हैं। किसके फॉर्म में बच्चों? नाइट्रेट के फॉर्म में। और जो आपका चावल या धान है वो अमोनिया या अमोनिकल के फॉर्म में जो है ऑब्जॉर्व करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है, अमोनिकल। राइट सभी, इंद्रेश राज, डॉक्टर अमित तिवारी, रेसु देवी ए, और प्रवेश कुमार सी कर रहे हैं। सी नहीं होगा भैया, हाँ रिड्यूस जून में अमोनिया डाला जाता है। रिड्यूस देखो, एक देखो ऊपरी परत जो होती है वो ऑक्सीडाइज जून होती है, उसकी निचली परत में हम जो है अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं रिड्यूस जून में। ठीक, प्रश्न नंबर 60वां प्रश्न दिया हुआ है, उफरा रोग किस फसल में मुख्यतः लगता है? जौ, गेहूं, धान, मक्का। उफरा रोग नेमेटोड के कारण होता है, डिटिलेंचस एंगस्टस इसका कारक है, डिटिलेंचस एंगस्टस। और ये किस में लगता है? तो भैया धान में लगता है। किस में लगता है? धान में लगने वाला रोग है उफरा। ठीक, उफरा रोग धान में लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, SRI सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन विधि में, पद्धति में धान की बीज दर कितनी है? SRI विधि से अगर ये आप धान की बुआई कर रहे हो तो बीज दर कितनी रखनी पड़ेगी? 11 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1 से 2 केजी पर हेक्टेयर, 9 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, कितनी हमें रखनी पड़ेगी? SRI पद्धति में यदि धान की बुआई कर रहे हैं तो कितनी बीज दर हमें रखनी पड़ेगी? बताइए आंसर। तो यहाँ पे हमें 5 से 6 किलोग्राम, SRI विधि से हमें जो धान की बीज दर चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है? 5 से 6 किलोग्राम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 62 दिया, 62 है, जैसेट कीट धान के किस रोग के प्रसार में सहायक है? भूरा धब्बा, ब्लास्ट, जीवाणु अंगमारी या टुंगरो। जो आपका जैसेट रोग होता है या फिर सॉरी जैसेट कीट होता है या पेस्ट होता है, वो किस रोग का वाहक या वेक्टर का काम करता है? बताइए आंसर। किस रोग का वाहक है? जैसिड किस रोग का वाहक है? तो भैया वो है आपका टुंगरो, टंगर वायरस या टुंगरो डिजीज का जो है वाहक है। कौन? आपका जो है आपका जैसिड। अगला क्वेश्चन, डेपोक विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस आंसर, ये थोड़ा सा टफ भी है और जो है कंफ्यूजिंग भी है। बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम सभी से जानेंगे।
जो 63वां क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताइए। डेपोक विधि में प्रति हेक्टेयर हमें जो है कितनी बीज दर चाहिए होती है? बी आंसर कर रहे हैं, बी बी बी, 1 से 2 किलोग्राम। सभी का बी आ रहा है। देखो कुछ डी कर रहे हैं। देखो प्री प्री पीयूष कुमार यादव जो है, पीयूष कुमार यादव डी कर रहे हैं, 1.5 से 3 किलोग्राम, 1.5 से 3। देखो सभी, हमें पता था आप यही आंसर करोगे, है ना, हमें पता था आप यही आंसर करोगे। ये आंसर नहीं है। प्रति हेक्टेयर देखो, आपकी धान की बीज दर जो होती है 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में आपने पढ़ी हुई है। पढ़ी है कि नहीं? पढ़ी है कि नहीं बताओ बच्चों? 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर, यही पढ़ा है ना? यहाँ पर हेक्टेयर पूछ रहा है। हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है आपका? 10,000 मीटर, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, वर्ग मीटर होता है। 10,000, 1 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10,000, है ना? होता है कि नहीं? और आपकी धान की नर्सरी डेपोक विधि से यदि नर्सरी लगा रहे हो तो 800 से 900 मीटर, 800 से 900 वर्ग मीटर जो है नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। 800 से 900 क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो 1 वर्ग मीटर में अगर 1.5 से 3 ले रहे हो, 2 ले लो अगर कि मान के चलें, तो आपका जो है गुणा कर दो आप, है ना? तो कितना केजी लगेगा बताओ? 75 से 90 kg, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 75 से 90 kg यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, है ना? नर्सरी एरिया में हमें जो बीज चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है आपका? 75 से 90 किलोग्राम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी। कभी कभी देखो क्वेश्चन को टफ बनाना हो ना तो ऐसे ही करता है, ठीक है? यहाँ पर आपका 63 का ए नहीं होगा, डी होगा। 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है। ठीक, हाँ, 12 से 14 दिन में तैयार हो जाता है डेपोक से। ठीक है, डी सही है यहाँ पर। हेक्टेयर देखना चाहिए था, वर्ग मीटर में दिया होता है 75 से 90। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, इसलिए तो हमने इसका आंसर आप लोगों से पूछा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन मैन्योरिंग किस फसल से संबंधित है? ब्राउन मैन्योरिंग किस फसल से संबंधित है? ब्राउन मैन्योरिंग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ब्राउन मैन्योरिंग किस से संबंधित है? जौ, गेहूं, धान, मक्का। ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध किस फसल से है? ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध किस फसल से है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा आंसर यहाँ पर? ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध किस फसल से है? ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध किस फसल से है? पैडी, धान, बिल्कुल सही। धान सभी लोग आंसर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, धान यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा सा लैपटॉप लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि आपका जो पीसी है बंद होने वाला है, लैपटॉप से मुझे काम चलाना पड़ेगा अभी। बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ब्राउन मैन्योरिंग किससे संबंधित है आपका? धान से। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है? धान हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? धान हो जाता है। ऑप्शन सी, धान यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी, धान। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन सी, धान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक, किसका? एग्रीकल्चर का। बौनेपन के जीन और प्रोटीन के उच्च प्रतिशत वाले किस गेहूं की भारतीय किस्म में सुधार किया है? सोनालिका, लार्मा सुरक्षित, या फिर कहें कल्याण लार्मा रोजो, या कल्याण, या सरवती सोनारा। किसमें जो है प्रोटीन, बौनेपन के जीन और प्रोटीन के उच्च प्रतिशत वाले गेहूं में सुधार किया गया है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी?
डी आंसर आ रहा है आपका, जो कि बिल्कुल सही है, सरवती सनोरा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होता है, सरवती सनोरा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के समाप्त हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों पर, भाग 2। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के 65 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 66, लिखा हुआ है आपका, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000 और विंडोज एनटी, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइस पूछा गया, सॉरी आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो भैया देखो, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट देते हैं ना, मॉनिटर और प्रिंटर कैसे हैं? आउटपुट डिवाइस है। 66A मॉनिटर प्रिंटर। सर तो डरा देते, हमने कहाँ डराया राहुल जी, मॉनिटर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है ट्रैगिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग या राइट क्लिकिंग। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली है राइट क्लिकिंग। क्या है आपका? राइट क्लिक। राइट क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राइट क्लिकिंग करनी पड़े। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 68 है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड? डॉट मैट्रिक्स किसकी किस्म है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो भैया ये आपका प्रिंटर में यूज होता है। डॉट मैट्रिक्स का प्रयोग किस में होता है? आपका प्रिंटर। ठीक, ये प्रिंटर से संबंधित है। डॉट मैट्रिक्स किससे संबंधित है? प्रिंटर से। ठीक, अगला क्वेश्चन, टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी दोनों। जो आपका टैब मेन्यू होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो, टैब का प्रयोग जो होता है आपका पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। ऑप्शन बी, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 70वां प्रश्न है, और सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। तो भैया हमें पता है कीबोर्ड माउस कैसे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड माउस कैसे हैं बच्चों? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर। किसका प्रयोग जो है आपका कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं व आउटपुट देखने के लिए किया जाता है? तो भैया मॉनिटर का करते हैं ना। ऑप्शन ए, मॉनिटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 72 है, 70 है, निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल या जनरल, फुल डुप्लेक्स, ऑप्टिकल या मैकेनिकल ऑटोमेटिक? निम्न में से कौन सा एक माउस है? तो भैया ऑप्टिकल और मैकेनिकल दो प्रकार के माउस होते हैं, एक ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की जो एफ लिखा होता है, 14, 15, 12 या 13? तो भैया 12 फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड के अंदर कितनी फंक्शन की होती है? 12 फंक्शन की होती है कीबोर्ड के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 74 है, में प्रिंटर हेड और कागज का संपर्क होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? प्रिंटिंग हेड होता है और आपका क्या होता है? नॉर्मल सा आपका जो है कागज होता है। ठीक, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, सॉरी आपका जो है लाइन प्रिंटर। तो आपका जो प्लॉटर होता है उसमें एक स्ट्रोक में केवल एक अक्षर प्रिंट होता है। किसमें? आपका प्लॉटर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, 76वां, इनमें से
कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या मॉनिटर? तो भैया मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पर मॉनिटर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीसीपी या आईपी लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल शामिल हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, और आपका जो है ऑप्शन सी है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन सी है फिजिकल लेयर और ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका जो है, ऑप्शन डी है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। लिंक लेयर। तो भैया बात करें यहाँ सही आंसर की, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका इंटरनेट लेयर। क्या कहा जाता है? इंटरनेट लेयर। क्या होता है? ऑप्शन बी यहाँ पर इंटरनेट लेयर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, 78वां प्रश्न दिया हुआ है, देखिए। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर, नेटफिट, विंडोज 95 या केबल? कौन जो है कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? तो ब्राउजर। ब्राउजर जो है इंटरनेट से, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। कौन भैया? ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, HTTP का उपयोग करते हैं वर्कबुक में, सर्वर, वर्कशीट या वेब पेज में? तो जो भैया HTTP, जैसे हम कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो HTTP आ जाता है, तो वेब पेज में प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? वेब पेज में। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 7 अगस्त 1996, 8 अगस्त 1994? तो भैया जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी भारत में, तो वो हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कब हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? 15 अगस्त 1995 में। ठीक, 15 अगस्त 1995 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है समाप्त हो जाते हैं। आगे है आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? देवा, बाराबंकी, आला, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर? कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो भैया यहाँ पर सम्मिलित जो नहीं है, कर्मा, मथुरा। कर्मा, मथुरा का लोकगीत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, मनकापुर में, बाराबंकी या खलीलाबाद में? कहाँ पर लो है लगता है आपका सैयद सालार मेला? तो भैया ये बहराइच में लगता है। कहाँ में लगता है बच्चों? बहराइच के अंदर लगता है सैयद सालार मेला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित छोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रवाला नृत्य, डांडिया नृत्य, और एक है आपका बड़ैया नृत्य, या फिर कहें राई नृत्य? कौन सा जो है बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है? तो भैया वो है आपका डांडिया। डांडिया जो है गुजरात से है, बुंदेलखंड से नहीं है ना? गुजरात का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का नहीं है। अगला क्वेश्चन, लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में? लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो भैया लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है बच्चों? बरसाना में। लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी कराने का एक कारण है, थोड़ा सा भूख भी लगाई है, और आप लोग भी कहते हो कि सर जल्दी करा दिया करो, है ना? तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पे मनाई जाती है बच्चों? बरसाना में मनाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बलिया? भोजपुरी क्षेत्र कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो ये इलाहाबाद। आपका देवरिया, मिर्जापुर और बलिया ये जो है बिहार से या फिर भोजपुर क्षेत्र से लगे हुए हैं। आपका इलाहाबाद जो है भोजपुरी क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाता है इलाहाबाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बघेली? कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो भैया बघेली। बघेली भाषा उत्तर प्रदेश की नहीं है। बाकी आपका जो भोजपुरी जो है थोड़ा सा आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा बोली जाती है, अवधी बोली, बघेली यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो है भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है,
27वां प्रश्न दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शैली, ठीक, कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? तो यहाँ पर देखिए, कौन सी निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली जो है कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? तो ऑप्शन ए है आपका कर्मा, कर्मा, ऑप्शन बी है दादरा, ऑप्शन सी है आपका रासलीला, ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका जो है कथक, कथक, ऑप्शन डी है कथक। तो भैया बताइए, राधा कृष्ण के प्रेम को कौन सी जो है नृत्य शैली दर्शाती है? तो भैया वो दर्शाती है आपकी रासलीला। रासलीला जो है राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है। कौन सी शैली, नृत्य शैली आपकी जो है रासलीला। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88 है, 88वां प्रश्न है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छेपेली, पाई डंडा, भगौरिया, नटवाड़ी। तो भैया पाई डंडा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। ऑप्शन बी पाई डंडा सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नंद भवन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? नंदगांव, सहारनपुर, मिर्जापुर, बस्ती। तो सभी को पता है बोना ऑप्शन ही गुरुजी के बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नंद भवन मंदिर उत्तर प्रदेश में है? तो भैया वो कहाँ पर है? नंदगांव में है। कहाँ पर है बच्चों? नंदगांव के अंदर जो है आपका नंद भवन मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, 90वां प्रश्न है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास का मंदिर में बनी मूर्ति निम्नलिखित में से निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, पल्लव कला, मौर्य कला। आपका जो देवगढ़ मंदिर है वो तो हमारे ललितपुर में ही है, नंदगांव। तो भैया बताओ कि झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर है किसने बनवाया था? गुप्त कला का प्रतीक है इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर और आपका झांसी के पास का देवगढ़ मंदिर। किसने? गुप्त कला। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? दुमहल, बिहू, चरकुला, फुगड़ी। तो भैया चरकुला नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र में जो किया जाने वाला नृत्य कौन सा है आपका? चरकुला है। कौन सा है बच्चों? चरकुला है। ठीक, अगला क्वेश्चन 92, प्रश्न नंबर 92 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? मयूर, रासलीला, कठपुतली, चरकुला। कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो भैया जैसे कठपुतली है, कठपुतली कहाँ का है आपका? राजस्थान से है। कठपुतली कहाँ से बच्चों? राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक, आगे चलते हैं, मथुरा कला शैली काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत। तो भैया कुषाण काल में मथुरा कला शैली अपने शीर्ष पर थी। किस काल में बच्चों? कुषाण काल में। कुषाण के काल में, कुषाण काल में जो है मथुरा जो कला शैली है या फिर कहें मथुरा कला शैली अपने चरम सीमा पर थी। किसमें? कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडव, रो नाच, भांगड़ा या रौफ, लावड़ी, कथक, कथकली। तो भैया आपका जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं आपके चरकुला, कर्मा, पांडव। चरकुला, कर्मा, पांडव जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या है? नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, 95वां प्रश्न है, सारा नृत्य पाई डंडा कहाँ से संबंधित है? आगरा, झांसी, लखनऊ, जौनपुर। आपका जो सारा नृत्य है, सारा नृत्य पाई डंडा कहाँ से है? तो भैया ये बुंदेलखंड से है, झांसी से है। सारा नृत्य पाई डंडा नृत्य कहाँ से है? बुंदेलखंड, झांसी से है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? कुचिपुड़ी, घूमर, कथक, भरतनाट्यम। किस नृत्य का जो है भारत में, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि
कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो भैया वो हुआ है कथक का उद्भव। कथक का उद्भव कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? रासलीला, ख्याल, मयूर, उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी जो है उत्तर प्रदेश के लोक, रासलीला भी है, ख्याल भी है, मयूर भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, 98वां प्रश्न है, मथुरा कला शैली काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी। ये दोबारा से रिपीट हो गया तो कुषाण काल में, है ना, सॉरी ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। कुषाण काल में मथुरा कला शैली जो है अपने जो है चरम सीमा पर या शीर्ष पर थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक थे सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। कथक नृत्य के जो प्रतिपादक या किसने दिया कथक? तो भैया वो दिया था आपका पंडित बिरजू महाराज ने। पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के एक प्रतिपादक थे। कौन भैया? बिरजू महाराज। और लास्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। किस मुगल बादशाह ने जो है मुगल घाट फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था? तो भैया औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? औरंगजेब ने। इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले आपको एक चीज हम बताए दे रहे हैं, वो है आपका क्या, जो है इंडिपेंडेंस डे ऑफर। आपका जो है स्वतंत्रता दिवस का जो आपका आज का ऑफर है, जो आपका 20 तारीख तक चलेगा, सॉरी 21 तारीख तक चलेगा, वो है आप 15% ऑफ है। उसमें आपको क्या कोड लगाना है? VAA15 लगाना है। VAA15 कोड लगाना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी 50% डिस्काउंट चल रहा है। 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको VAA15 लगाना है, जो कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बनाया गया कूपन कोड है। एक कूपन कोड आप लगाएंगे, ठीक है, तो आपको बढ़िया से अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। सर ऑफलाइन एड्रेस बता दीजिए। ऑफलाइन एड्रेस नोट कीजिए, हमारा ऑफलाइन एड्रेस है नियर रिसाला मंदिर, रिसाला मंदिर के पास, रिसाला मंदिर के पास बरनी चौराहा, डैम रोड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक, रिसाला मंदिर के पास, डैम रोड, बरनी चौराहा, ललितपुर। ठीक, ये हमारा एड्रेस है हमारे ऑफलाइन कोचिंग का। और डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं 7880497104। इस नंबर पर आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं आप सभी। ठीक, कितने का है? क्या कितने का है भैया? कोर्स आपके जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन व वेबसाइट का, वहां पर आपको जाना है। ठीक है, वहां पर आपको सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सेट पेपर सब कुछ आपको PDF में उपलब्ध है। ठीक, और कुछ आपकी फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट पेपर है, उसको भी लगा सकते हैं आप। आपको नीचे जाना है और विजन एग्री एकेडमी पर रजिस्टर करना है। ठीक है, तो जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं कितने रुपए का है भैया? उसको आप जो है वहीं पर जाके देखिए ऐप पर। ठीक है, आप इस नंबर पर जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर जो है जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो कोर्स लेना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल की क्लास में डे 5 या फिर कहें 5वां ब्रह्मास्त्र लेकर। ठीक, AGTA का कोर्स है आपका, लाइव क्लासेस हैं। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय श्री राम।